सेल्फ माधवी झा और मैं आपको यहाँ पे क्लास 10th के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी को सबसे पहला जो चैप्टर आपका है दैट इज़ साइंस, वो दैट इज़ उसका नाम है दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशंस। और मैं यहाँ पर आपको सभी के सभी चैप्टर्स जो है वो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में और हिंदी में ईजी टू ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन करके दूँगी, ठीक है। और आप सभी को पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलिए, मेरा नाम माधवी झा है और सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता ही दिया है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस अगर हम चैप्टर का मतलब पढ़ें, चैप्टर का मतलब जानने की कोशिश करें कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शंस में मतलब कि केमिकल रिएक्शंस एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपका कोई भी नया से नया प्रोडक्ट जो है वो बनके तैयार होता है। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें नया प्रोडक्ट जो बनके तैयार होता है, जैसे कि आपके घरों में कई सारी चीज़ें हैं। आपके चैप्टर में भी जो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है वो यही बोला गया है कि आप अपने डे टू डे लाइफ में कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो देखते होंगे, जो ऐसे ही होते हैं और वो आपके ऑब्जर्वेशन में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सबसे पहले दिया गया है आपके बुक में कि आपकी जो इन समर वेकेशन, जब आपके समर वेकेशन जैसे भी आप लोगों के छुट्टियों के दिन चल रहे होंगे जो कि बहुत ही आरामदायक होते हैं, फिर आप जो है वो नए सेशन में जाएंगे। ऑब्वियसली कोई 9th स्टैंडर्ड में होगा वो 10th में जाएगा, 6th में होगा वो 7th में जाएगा। तो जो गर्मियों की छुट्टियां होती है वहाँ पे थे हम, वहाँ पर जो आपकी मदर हैं आपने देखा होगा कि वो क्या करती हैं, मेनली जो मिल्क होता है ना, जो दूध रहता है उसको वो टाइम टू टाइम जो है वो गर्म करती रहती हैं। तो वो क्यों ऐसा गर्म करती हैं? क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो वो कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या होता है कि दूध का जो pH लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और एसिडिक होने की वजह से pH लेवल कम होना यानी कि pH लेवल कम होना यानी कि वह एसिडिक होना। और जैसे ही दूध एसिडिक लेवल पे आता है वैसे ही क्या होता है, वो फटना शुरू हो जाता है। आपने अपनी मम्मी को देखा होगा कभी, अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो वो जब छेना वगैरह बनाते हैं या पनीर वगैरह बनाते हैं तब वो क्या करती होंगी, उसमें आइदर वो उसमें एसिटिक एसिड डालती होंगी या फिर वो उसमें लेमन के जो जूस है जिसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है वो डालती होंगी। उसका क्या मेनली वो क्या करती हैं कि जो दूध रहता है उसका जो pH रहता है वो कम कर देती हैं, जिसकी वजह से जो प्रोटीन रहता है वो पूरा फट जाता है, प्रोटीन अलग अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आपको एक सॉलिड मास जो है वो एक इनसोल्यूबल मास और एक सॉलिड मास जो है वो लिक्विड में मिलता है, ठीक है। तो ये जो है वो मेन कॉन्सेप्ट रहता है उसके पीछे कि बेसिक हमें क्या करना है कि तो हाँ, एक क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ जाता होगा कि मिल्क है तो मिल्क का pH एसिडिक कैसे होगा, तो मिल्क का pH एसिडिक तब होगा कि ज़्यादा टाइम तक अगर हम उसको रख दें, जो मेनली बैक्टीरिया ये नॉर्मल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका डिवाइडिंग टाइम बहुत कम होता है, 20 to 30 मिनट। 20 to 30 मिनट में वो क्या करते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। तो जब हम रूम टेम्परेचर पे हमारे मिल्क को रखते हैं तो क्या होता है कि जो मिल्क रहता है उसका जो मिल्क रहता है उसमें नॉर्मल टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया रहते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। ग्रो करने की वजह से उसका जो pH लेवल है वो कम कर देते हैं, ठीक है, एसिडिक कर देते हैं, जिसकी वजह से दूध फट जाता है। समझ में आ गया? तो ये उसका मेन मुद्दा है, ठीक है। इसीलिए हमें मेनली समर टाइम में जो दूध रहती है उसको टाइम टू टाइम गर्म करना पड़ता है। फिर उसके बाद होता है कि तवा, आयरन, नेल, ये सारी जो चीज़ें हैं है ना, तो उसे हमें बाहर नहीं रखना चाहिए, यानी कि एक्सपोज नहीं होने देना चाहिए एटमॉस्फेयर से। क्यों नहीं एक्सपोज होने देना चाहिए हमें उसे एटमॉस्फेयर से? मेनली हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एक तो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मतलब हाइड्रोजन का प्रेजेंस, और एक तो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो जिसे हम सांस लेके जिंदा रहते हैं, है कि नहीं है? हाँ, तो हम सांस लेके जिंदा रहते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लिए भी ज़रूरी है और वो ऑक्सीजन आयरन के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उसको रस्टिंग करना है, अगर उसे रिएक्शन करना है तो। और एक बात याद रखिएगा कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ही ऑक्सीजन जो है वो आयरन के साथ रिएक्ट करेगा। एक दिन हमारे घर पे क्या हुआ, हमने ऐसे ही तवा रख दिया और हम
चले गए हमारे होम टाउन। और होम टाउन जाने के बाद जब हम वापस आए तो हमारी मम्मी ने उसी तवा से हमें बहुत पीटा, क्योंकि उस तवे में पूरा करोशन लग चुका था, है ना। तो ये जो है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो आयरन लगने की वजह से, आयरन में रस्ट लगने की वजह से क्या होता है मेनली, कि वो पूरा का पूरा जो आयरन है, आपने वो एक कहावत सुनी होगी कि लोहे को कोई नहीं काट सकता, जबकि लोहे को खुद ही लोहा काट सकता है, दैट इज़ नोन एज रस्टिंग वगैरह, ऐसा कुछ होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, आई कांट रिमेंबर इट। सो ऐसा कुछ होता था, ठीक है। तो यस, इसीलिए कभी भी आप अगर बाहर वगैरह जाते हैं तो उसको ऑक्सीडाइज होने से बचा के रखिए, यानी कि उसको पैक करके रखिए किसी भी प्लास्टिक वगैरह में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। यस, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड की अगर हम बात करें तो हमारे जो अंगूर रहते हैं उसको जब हम क्या करते हैं, उसको मेनली हम एक कंटेनर लेते हैं, इसमें अंगूर के सभी जो रस वगैरह है वो डालते हैं, उसमें ऑर्गेनिजम्स हम डालते हैं। ऑर्गेनिज्म डालने के बाद क्या होता है मेनली कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इसको हम पूरी तरीके से कवर कर देते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म हम इसमें डाले हैं वो क्या करेंगे, जो अंगूर रहते हैं उसके जूसेस को कन्वर्ट कर देंगे आइदर अल्कोहल में या फिर वाइन में। तो पहले क्या था, वो अंगूर था, दैट इज़ ग्रेप्स, ठीक है। अब ग्रेप्स अंगूर जो है वो बाद में क्या बन गया, वाइन बन गया। और आपने देखा होगा कि वाइन का जो खूबसूरती है वो आपने देखा ही होगा, आपके आस पड़ोस में होंगे कोई कोई ऐसे इंसान जिन्होंने ऐसा कुछ किया होगा अपने लाइफ में, है ना। बहुत सारे के तो दोस्तों भी करते हैं, है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट है आपका फूड इज़ गेटिंग कुक्ड। यस, फूड इज़ गेटिंग कुक्ड। और हम फूड इज़ गेटिंग कुक्ड की अगर हम बात करें तो जो हमारे घर में फूड बना है ना, चावल आप देखिए, चावल पहले कैसा रहता है, चावल पहले एकदम टफ रहता है और फिर बाद में क्या हो जाता है, वही चावल हम क्या कर देते हैं, उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज फूड इज गेटिंग कुक्ड। यस, जो खाना है वो बन चुका है। पहले दाल कैसे रहती है, अकेले बेचारे रहता है, फिर उसके बाद जब हम उसमें हल्दी नमक ये वगैरह वगैरह डालते हैं, फिर उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से दाल बनती है ना। तो फिर उसके बाद बोला गया है फूड इज गेटिंग डाइजेस्टेड अवर बॉडी। यस, जो फूड है वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होती है, तो वो भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। फिर आप बोलोगे कि कैसे मैम, केमिकल रिएक्शन कैसे है वो, तो फूड जब हम खाते हैं तो हमारे बॉडी में कई सारे ऐसे एंजाइम हैं, कई सारे ऐसे एसिड्स हैं जो रिलीज होते हैं, वो फिर क्या करते हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के काम करते हैं। और वही फूड डाइजेस्ट होने के बाद हमारे बॉडी में एसिमिलेट होता है, एसिमिलेट होने के बाद हमें एनर्जी वगैरह मिलती है। नेक्स्ट है आपका दैट इज़ वी रिस्पायर। हाँ यस, हम जो सांस लेते हैं वो भी एक टाइप का केमिकल ही रिएक्शन है। यस, एक दो बच्चों आपको मैं एक बात बता दूं कि मेनली जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जिसे हम लोग ब्रीदिंग प्रोसेस कहते हैं, ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है और जो रेस्पिरेशन है, इन दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे आपके लाइफ प्रोसेस में, उसमें हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि वो चीज़ें हैं क्या, ठीक है। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि जो हम सांस ले रहे हैं वो हमारा एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, ब्रीद इन या ब्रीद आउट कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है वो एनलार्ज हो जाती है और शॉर्ट हो जाती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, है ना। तो जब हम वो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है। और इसी के बाद अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात आ जाती है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या कि हमारे पास एक सेल रहता है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस रहेंगे, इसमें ब्लड वेसल्स रहता है, तो ब्लड वेसल ऑक्सीजन लेकर आता है, ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करवाते हैं सेल के अंदर, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है ना। तो फिर ब्लड उसको वापस से हमारे लंग्स के पास, पहले हार्ट के पास लेके जाता है, फिर लंग्स के पास। तो ये सारी चीज़ें हैं वो होती हैं। तो मेनली ये सारे प्रोसेसेस जो है वो केमिकल रिएक्शंस के ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए आप दूसरे स्लाइड पे आते हैं। दूसरे स्लाइड पे हम लोगों ने देखा है कि केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो आपको सिंपली सा डेफिनेशंस जो है वो यहाँ पर दिया गया है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट लीड टू द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टू द अनदर। यानी कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको सिर्फ एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें आपको कुछ और आप रिएक्ट करेंगे और कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। तो वो चीज़ें जो आपको मिलेंगी, जो नई चीज़ें आपको मिलेंगी, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो टोटली डिफरेंट रहेंगी जो भी चीज़ आपने मिलाई है उससे, ठीक है। तो जब आप मिलाएंगे, जैसे आपने A+B ले लिया, ठीक है, और आपको मिला C, A की प्रॉपर्टी अलग है, प्रॉपर्टी नंबर 1, B की प्रॉपर्टी अलग है, प्रॉपर्टी नंबर 2,
ठीक है, और सी की प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी नंबर 3, राइट। तो ये जो है वो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। जो भी प्रोडक्ट आपको मिलता है वो आपके मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मेनली आपके रिएक्टेंट से अलग होती है। फिर उसके बाद अगर हम रिएक्टेंट की बात करें या प्रोडक्ट की बात करें तो ये क्या होता है, आइए पढ़ते हैं वन बाय वन करके कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट की अगर हम बात करें, रिएक्टेंट ऐसा पार्ट है केमिकल रिएक्शन का जो इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। द रिएक्शन इन विच द सब्सटेंसेस विच इज अंडरगोइंग फॉर द रिएक्शन दैट इज नोन एज रिएक्टेंट, या ऐसा रिएक्टेंट जो चेंज हो रहा हो केमिकल रिएक्शन में, उसे भी हम लोग केमिकल रिएक्टेंट कहते हैं। फिर उसके बाद आता है कि प्रोडक्ट क्या होता है। तो ऐसा कोई नया सब्सटेंसेस जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई नया सब्सटेंसेस जो फॉर्म हुआ है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो रिएक्टेंट से बिल्कुल भी अलग है, तो उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। द न्यू सब्सटेंसेस, यस, डेफिनेशंस देखिए क्या लिखा हुआ है। द न्यू सब्सटेंसेस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट। तो इसे ही हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। बाकी का मैं आपको बाद में बताऊंगी। दैट इज़, ये आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 है, दैट इज़ एक्टिविटी 1.1। आप लोगों को तब तक के लिए आप लोगों को कि मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यस, तब तक के लिए थैंक यू। इफ़ एनी कमेंट्स, ठीक है, अगर इफ़ एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज आर देयर, अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है आपको तो प्लीज़ 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 मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं आपको रिवर्ट बैक ज़रूर करूँगी। थैंक यू।